Hello students, this is the next video of chapter 4 agriculture, and in this video we are going to discuss about the non-food crops, यानी इस तरह के क्रॉप्स जो खाए नहीं जा सकते हैं but that is also demandable crops, and these type crops are used as a raw material. So let's see that which type crops is called the non-food crops and what is the uses of these type crops. सो फर्स्ट नेम हैज़ गिवन रबर. रबर जानते ही हैं, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप. यह इक्वेटर के करीब जो भी स्टेट होते हैं या इक्वेटर के करीब के क्षेत्रों में, यानी यह गर्मी वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं रबर के क्रॉप्स जो हैं. बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. दोनों तरह के क्षेत्रों में पैदावार की जाती है, गर्म क्षेत्रों में भी और उससे थोड़ा हल्के गर्म क्षेत्रों में भी. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर. इसको जितनी गर्मी की आवश्यकता है उतनी ही इसको बारिश की भी आवश्यकता होती है इसको बेहतर प्रोड्यूस करने के लिए. टेम्परेचर की बात की जाए तो इट्स नीड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रा मटेरियल. ये रा मटेरियल है, जाहिर सी बात है कि इसको इंडस्ट्री बेस प्रोड्यूस किया जाता है, इससे बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं. वी विल टॉक अबाउट द मेजर स्टेट दैट इन विच स्टेट द प्रोडक्शन इज़ अ लॉट ऑफ रबर. तो इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इसके अलावा गारो हिल्स ऑफ मेघालय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर भी इसकी पैदावार की जाती है. एंड इंडिया रैंक्ड 4th अमॉन्ग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोडक्शन. तो अगर भारत की बात की जाए कि विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 4था स्थान है रबर के प्रोडक्शन में. इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है रबर की, जैसे टायर जो होते हैं वो रबर से ही बनाए जाते हैं. इरेजर आप यूज जो करते हैं, तो दीज आर मैनी प्रोडक्शन विच वी कैन गेट फ्रॉम द रबर. नेक्स्ट फूड क्रॉप्स हैज़ गिवन फाइबर क्रॉप्स. फाइबर यानी कि जिससे धागे प्राप्त किए जाते हैं. कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. तो इस तरह के क्रॉप्स जो होते हैं, सिल्क, कॉटन, तो दीज आर द यूज फॉर द मेकिंग द थ्रेड. इससे धागे तैयार किए जाते, कपड़े बनाए जाते हैं, और इसका ये इस तरह के क्रॉप को कहते हैं फाइबर क्रॉप. द फर्स्ट देयर आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, जैसे कॉटन है, जूट है. इनको तो मिट्टियों में बोया जाता है और सॉइल से प्राप्त किया जाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं, फाइबर क्रॉप होते हैं, जो कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, कोकून से, जिसको हम सिल्कवर्म कहते हैं. और ये मलबेरी की पत्तियों पर इनको रखा जाता है, वही इनका खाना होता है, उसको खाते हैं, और इससे जो कोकून बनता है उसको हम इनसे ऑब्टेन करते हैं और सिल्क के धागे बनाए जाते हैं. तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरिकल्चर. और वही यानी कि सिल्क वर्म को जो पाला जाता है सिल्क फाइबर पाने के लिए, उसको कहा जाता है सेरिकल्चर. नेक्स्ट हैज़ गिवन कॉटन. तो कॉटन, कपास जिसको कहते हैं, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. तो ऐसा माना जाता है कि भारत जो है यह बहुत ही बेहतर क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूसर है, और बहुत पहले से ही यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है. कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जितने भी कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, जितने भी कॉटन के इंडस्ट्रियाँ होती हैं, कॉटन कपड़े बनाने की इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वह कॉटन रॉ मटेरियल पर ही डिपेंड रहती हैं. भारत की अगर बात की जाए कि किस रैंक पर भारत आता है इसके प्रोडक्शन में, तो आफ्टर चाइना भारत इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द cotton, and cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. तो
इसकी अगर बात की जाए कि कहाँ पर किस तरह की मिट्टी में पैदा किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो यह एक ऐसे में माने यहाँ इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए यह दक्कन के पठारी क्षेत्रों में या महाराष्ट्र में जैसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके लिए काली मिट्टी जो होती है उसमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। तो इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होती है और हल्की फुल्की इसको बारिश चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसको बढ़ने के लिए कम से कम 210 डेज चाहिए होते हैं और उसमें ये भी सुनिश्चित रखना पड़ता है कि ये इस पर किसी तरह का फ्रॉस्ट न आए, यानी कि किसी प्रकार से ओले या पाले न पड़ें। इट इज़ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। तो यह खारिफ क्रॉप होता है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं बढ़ने में, मैच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। द नेक्स्ट हैज़ गिवन जूट। जूट जिससे रस्सियाँ बनाई जाते हैं, मैट बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ द जूट। जूट इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो दिखता है कलर वो गोल्डन जैसा लगता है, इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। एंड जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो इसको पैदा करने के लिए इसका प्रोडक्शन उन क्षेत्रों में सबसे बेहतर होता है जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं, वो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो रेन्यू होती रहती है। तो इस तरह के मिट्टी में जूट का पैदावार अच्छा होता है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इट्स नीड हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। तो इसको बढ़ने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मेजर स्टेट फॉर प्रोड्यूसिंग द जूट इज़ वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इससे हम बनाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, चूँकि इसमें मज़दूरों का काम ज़्यादा होता है, इसको हाथ से बोया जाता है, काटा जाता है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और जिसकी वजह से इसके प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। और इसके एक्सेप्शन में देखा जाए तो इसका जो अल्टरनेटिव एक सिंथेटिक फाइबर भी है जो मार्केट में है, जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है और सस्ता भी होता है। एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन, जो नायलॉन के थ्रेड से बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जूट का जो मार्केट है वह डाउन होता जा रहा है रादर देन द सिंथेटिक फाइबर। So these are some non-food crops has given which we study in this video. Now we will discuss about the technological and institutional reform. मीन्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है एंड द 60% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। और अगर हम बात करते हैं कि भारत की कम से कम 60% पॉपुलेशन जो है वह कृषि पर निर्भर रहती है अपने आजीविका के लिए, अपने अर्निंग सोर्स के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस पर दोनों तरह से काम करने की ज़रूरत है, यानी टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें बदलाव किया जाए, इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इसके जरिए रिफॉर्म करने होते हैं। इसके जो लैंड प्रोसेस होते हैं, जो लैंड टुकड़ों में बटे हुए रहते हैं, उस लैंड को कैसे एक कलेक्टिव वे में लाया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके और हर कोई इस खेती से अपने आजीविका को भी चला सके और अपना एक अर्निंग सोर्स भी बना सके। तो नए टेक्नोलॉजी के साथ और नए रिफॉर्म के साथ अगर एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ का भी जो एग्रीकल्चर है वह बाकी देशों के तरह बेहतर और भी किया जा सकता है। तो लेट्स
see that how the technology and the institutional reforms is important to change the dimension of the agriculture. Let's see. The law of land reforms were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm. The Government of India embarked upon introducing agriculture reform to improve the green revolution based on the use of packing technology and the white revolution. इट मीन्स बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए, बहुत सारे कानून लाए गए और ताकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके, इसकी पैदावार को किया जा सके। 1960 और 1970 की अगर हम बात करें तो उसमें इस तरह के हाई क्वालिटी सीड लाई गए जिससे एक कृषि के क्षेत्र में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। बहुत ज़्यादा उसमें पैदावार की गई, लेकिन उसमें कुछ ही राज्य सक्सेस हो पाए। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। अगर वाइट रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि दूध का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया। और सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये कुछ बेहतर इनिशिएटिव थे, कदम थे जो एग्रीकल्चर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था और इसका बेनिफिट भी मिला, लेकिन सबको नहीं मिल पाया क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा कॉस्टली होता था। इसलिए हर every farmers are not uses this type reforms, but this too led to the concentration of the development in few selected area। वही हमने कहा कि यानी कि यह कुछ ही एरिया में इसका यूज कर पाए। Therefore in the 1980 and 1990 a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसके बाद 1980 से 1990 में भूमि सुधार करने के लिए दोनों क्षेत्रों ने यानी टेक्नोलॉजिक तरीके से और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरीक़ों से इसमें और भी बेहतर सुधार करने के लिए काम करना शुरू किया गया, इस पर प्रयास किया गया। प्रोविज़न फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राफ्ट, यानी कि किन किन चीज़ों पर इन इंस्टीट्यूशन ने काम करना शुरू किया। तो ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर सूखे की वजह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, एंड फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। तो अगर इन सब चीज़ों की वजह से जो ये फसलें बर्बाद हो जाती थी तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। किसान सुसाइड भी कर लिया करते थे क्योंकि उनके यही आर्थिक सोर्स हुआ करते थे और जिसकी वजह से उनके पास न खाने के लिए कुछ रह जाता था, न उनको और आजीविका चलाने के लिए उनके पास कोई पैसे का स्रोत था। तो वो टोटल डिपेंड तो इस अपने खेती पर ही रहते थे। तो इसलिए सरकार ने इस तरह के कुछ कदम उठाए ताकि अगर ऐसे परिस्थितियों में किसान आ जाते हैं तो उनको अलग से पैसे मुहैया कराया जाए ताकि वो अपने आजीविका को भी चला सकें और अपना पालन पोषण कर सकें। तो किस तरह के कदम उठाए गए और तो उसमें किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी, यानी कि छोटे छोटे बैंकों का स्थापना किया गया ताकि किसानों को इससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके, पैसे मिल सकें जिससे कि वो अपने खेती को आगे कर सकें। Except this, some more steps also has taken for the beneficial for the farmers like Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance Scheme or some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of the farmers। तो यानी किसानों के लिए सारे चीज़ों का भी सरकार ने स्टेप इन सब चीज़ों पर उठाया ताकि अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो किसानों को पैसे मिल सकें और वो अपने खेती को कर सकें, अपने परिवार का खर्च उठा सकें। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल
प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस इन द रेडियो एंड टेलीविज़न। इनके अलावा किसानों को खेती करने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हो सकें, नए तरीके पता हो सकें, नए बदलाव वो ला सकें, इसलिए रेडियो पर टेलीविज़न पर इसके बारे में चर्चा भी करवाई जाने लगी ताकि किसानों को ज़्यादा जानकारी मिल सके कि वो अपने खेतों में बेहतर पैदावार कर सकें। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो सरकार है उसने यह भी अनाउंस किया है कि जो भी किसान अपनी खेती करता है और उसके पास ज़्यादा अगर फसलें होती हैं तो उस ग्रेन को सरकार जो है वो मिनिमम प्राइस पर यानी कि न्यूनतम सहायता मूल्य पर उनको खरीदेगी। And procurement price for important crop to check the exploitation of farmers by speculator and middlemen। और कुछ इसी तरह से माने जैसे किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए जो जमींदार होते थे या जो बिचौलिए होते थे वो किसानों को कम मूल्य में उनके ज़्यादा से फसलों को ले लेते थे। तो इस तरह से उनसे बचाने के लिए सरकार खुद आगे आई और उसने खुद ये किसानों से डायरेक्ट उनके फसल को खरीदना शुरू किया और जिससे कि किसानों को उनका समर्थन मूल्य भी अच्छे से मिल जाता है और किसान के फसल भी बर्बाद नहीं होते हैं। तो लाइक दैट वी सी इन दिस वीडियो दैट हाउ कैन बी थ्रू द न्यू चेंजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी बेटर इन इंडिया। तो नए चेंजेस के द्वारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और भी बेहतर भारत में किया जा सकता है और हो ही रहा है। किसान इसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास भी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द in this video. In the next video we will discuss about the Bhudan and Gramdan. Thank you students.